एपिसोड 106। रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने रानी चुपचाप सुनसान रास्ते पर चले जा रही थी। सोनिया उसका पूरे रास्ते घर से ही पीछा कर रही थी। रानी एक पुराने खंडहर पड़े कुएं पे आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था वो अपनी जान दे देगी। सोनिया ने फौरन उसको खींच के कुएं से नीचे उतारा और उससे इस तरह करने की वजह पूछी। रानी की आंखें छलक पड़ी। उसे किसी अपने को खो जाने का गम बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने सरपंच को बेहिसाब बद्दुआएं दी। उधर सोनिया ने सारी घटनाओं से अभिमन्यु को रूबरू करवा दिया था। सोनिया ने उसे बताया कि अब उसके चकिया वापस आने का टाइम हो गया है। जहां अभिमन्यु चकिया आने की तैयारी कर रहा था, वहां प्रीति अभिमन्यु के ही ख्यालों में खोई हुई थी। प्रीति को आजकल कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो लाख कोशिश कर रही थी अपने काम में ध्यान देने का, लेकिन अभिमन्यु के ख्याल उसे कुछ भी करने से रोक रहे थे। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे और प्रीति का चेहरा और भी मुरझाया जा रहा था। इंस्पेक्टर नकुल ने प्रीति की उदासी बहुत बार नोटिस की थी और उसने बहुत कोशिश भी किया प्रीति को मनाने के लिए और उसका दिल जीतने के लिए, लेकिन हर बार इंस्पेक्टर नकुल नाकाम रहा। इस बार उसने ठान लिया था कि आज वो प्रीति का दिल जीत कर ही रहेगा और उसके मन से अभिमन्यु का नामो निशान मिटा देगा। इसी इरादे के साथ इंस्पेक्टर नकुल पूरी तैयारी के साथ प्रीति के स्कूल आया था। प्रीति सुबह से स्टाफ रूम में एग्जाम के पेपर तैयार कर रही थी। आयुषी वहीं बैठी थी और कुछ बच्चों के होमवर्क चेक कर रही थी। तभी दूर से एक गाने की आवाज सुनाई दी। वो गाना सुनते ही प्रीति का चेहरा खिल उठा। गाना प्रीति की पसंदीदा फिल्म बरेली की बर्फी का था। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पर ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। गाने की आवाज अब स्टाफ रूम के और करीब आ रही थी। प्रीति के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसे लगा जैसे अभिमन्यु आ गया हो। ये गाना प्रीति और अभिमन्यु बहुत सुना करते थे। प्रीति फौरन अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और दरवाजे को उत्सुकता से देखने लगी। आयुषी ने प्रीति के इस बर्ताव को गौर से देखा और सोच में पड़ गई। गाना अब जोर से बज रहा था और तभी गुलाबी गुब्बारों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए एक आदमी स्टाफ रूम में आया। उसका चेहरा गुब्बारों से ढका हुआ था और एक हाथ में मोबाइल था जिसमें वो गाना बज रहा था। प्रीति और आयुषी उस आदमी को देखकर हैरान थे। गाना बजना बंद हुआ। प्रीति उस आदमी को गौर से देख रही थी। आदमी ने धीरे से गुब्बारों का गुलदस्ता अपने चेहरे से उठाया और प्रीति का उम्मीद भरा चेहरा, जो एक पल के लिए खिला था, फिर से मायूस हो गया जब उसने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर नकुल था। इंस्पेक्टर नकुल प्रीति के पास आया और गुलाबी गुब्बारों का गुलदस्ता उसे थमाते हुए बोला, ये गुलाबी रंग आप पर बहुत सूट करता है। आजकल आप काफी फीके रंग पहन रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ रंग भर दूं आपकी जिंदगी में। इंस्पेक्टर नकुल ने ये बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहा। कोई और लड़की होती तो इस अंदाज पर जरूर पिघल जाती, लेकिन प्रीति की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसने सख्ती से कहा, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। इंस्पेक्टर नकुल को प्रीति की सख्ती पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो चुप था। उसने फिर प्यारे से अंदाज में कहा, प्रीति जी, आप कब तक ऐसे मुरझाई हुई रहेंगी?
आप अभी जवान हैं, खूबसूरत है, एक दोस्त की तरह ही सही थोड़ा सा वक्त हमारे साथ भी बिताइए। अभिमन्यु को गए 1 महीना हुआ है, अब थोड़ा सा अपने लिए जीना भी शुरू करिए। प्रीति इंस्पेक्टर नकुल के पास आई। प्रीति को अपने इतना करीब पाकर इंस्पेक्टर नकुल की सांसें तेज हो गई। प्रीति उसकी आंखों में आंखें डाले घूर कर बोली, मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और रही बात अभिमन्यु की, मेरा दिल जानता है एक ना एक दिन अभिमन्यु जरूर वापस आएगा और आप अभिमन्यु की जगह कभी नहीं ले सकते। ये कहकर प्रीति ने गुस्से से सारे गुलाबी गुब्बारे अपने पैरों से कुचल दिए। इंस्पेक्टर नकुल को ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रीति उसके सारे बुने हुए सपनों को कुचल रही थी। इंस्पेक्टर नकुल की जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना आज हुई थी। वो गुस्से से तमतमाते हुए वहां से निकल गया। प्रीति भी बहुत गुस्से में थी। आयुषी मौका देखकर वहां से निकल गई और इंस्पेक्टर नकुल को स्कूल के बाहर रोका। इंस्पेक्टर नकुल ने गुस्से से आयुषी से कहा, अब और बेइज्जती करने आई हो क्या? तुम्हारी बहन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आयुषी ने उसे समझाते हुए कहा, जीजी कभी किसी और की नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ अभिमन्यु के लिए ही बनी है। इंस्पेक्टर नकुल ने आयुषी को समझाया और कहा कि वो अपनी बहन को भी समझाए कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तभी इंस्पेक्टर नकुल का फोन बजा और उसने देखा कि सरपंच का फोन आ रहा था। उसने फोन उठाया और सरपंच ने उसे गांव की सभा में फौरन आने को कहा। इंस्पेक्टर नकुल वहां से निकल गया। भरी दोपहरी में सारे पंचायत के लोग और चकिया गांव के निवासी गांव की सभा में शामिल थे। आज का दिन बड़ा खास था। आज नए सरपंच का चुनाव होने वाला था। सभी गांव वालों ने अपनी पर्ची पर एक नाम लिख लिया था। बलदेव सारे गांव वालों को गौर से देख रहा था, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि किसका नाम लिखा था लोगों ने पर्चियों पर। दूसरी तरफ सरपंच गंभीर चेहरा लिए एक साइड पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हार साफ नजर आ रही थी। अब सारे गांव वालों ने अपनी अपनी पर्ची एक डिब्बे में डाल दी थी और थोड़ी देर में पता लगने वाला था कि नया सरपंच किसे चुना है। तभी इंस्पेक्टर नकुल वहां गांव की सभा में आ पहुंचा। चुनाव की गिनती हो चुकी थी। पंचायत का अहम सदस्य बलराम नया सरपंच घोषित करने वाला था। बलराम ने सबके सामने कहा, हमारा नया सरपंच कौन है ये आप सबको पता लग ही गया होगा। एक पंचायती आदमी ने कहा, फिर भी घोषित कर ही दीजिए बलराम जी। बलराम ने सारे लोगों को देखा और कहा, आज के चुनाव के अनुसार हमारे नए सरपंच बने हैं बलदेव सिंह। सारे लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। बलदेव खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सरपंच गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इंस्पेक्टर नकुल च्युइंगम चबाते हुए सरपंच के पास आया और जले पर नमक छिड़कते हुए बोला, अब आपके हाथ से सब कुछ जा चुका है। सोचने वाली बात तो ये है कि आपके अफीम की खेती का क्या होगा। बलदेव को पता चल गया तो आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं? सरपंच ने नफरत भरी निगाहों से इंस्पेक्टर नकुल को देखा और कहा, मैं तुम्हारी रकम बांध दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। ये कहकर सरपंच वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा ही बताएगा कि मुझे अपना मुंह कितना बंद रखना है। देर रात को सोनिया एक सुनसान से घर के पास किसी का इंतजार कर रही थी। उसे यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए थे। तभी घर का दरवाजा खुला और फुलवा बाहर झांकी। उसने चारों तरफ देखा
और जब उसे तसल्ली हुई कि बाहर कोई नहीं था, फिर वो घर के बाहर आई। फुलवा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जैसे ही वो मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। उसके सामने सोनिया खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। सोनिया ने सख्ती से पूछा, तुमने घनश्याम को क्यों मारा? अब फुलवा का सोनिया से बचना मुश्किल था। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी और ना चाहते हुए उसे सोनिया को सच बताना ही था। क्या घनश्याम को डायन ने नहीं, फुलवा ने मारा था? बलदेव के सरपंच बनने के बाद क्या करेंगे पुराने सरपंच जी?